जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाइट आउट क्लासेस। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी एशियन मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर की सीरीज, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 यानी ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या स्टेटस था वुमेन का, किस तरीके से इस टाइम में रिलीजन परफॉर्म किया जाता था, क्या स्टेटस था सोसाइटी का, इकोनॉमी में क्या चल रहा था, ठीक है। सारी चीजें हम ए टू जेड कवर करेंगे आज इस क्लास में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 लेटर वैदिक पीरियड, जहाँ पे हम सोसाइटी, रिलीजन एंड साथ ही साथ वुमेन का स्टेटस भी जानेंगे। यहीं पे अगर आप गो थ्रू कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 ऋग वैदिक पीरियड के बारे में, जहाँ पे ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। जो हमारे टोटल 33 गॉड थे, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, चाहे वो पृथ्वी स्थानीय हो, अंतरिक्ष स्थानीय हो या फिर दायुष स्थानीय हो, ठीक है। यहीं पे हमने साथ ही साथ कवर किया था। सूर्य, उनके 5 फॉर्म भी हमने कवर कर रखे हैं, चाहे वो सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषाण, विष्णु, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक बार वो वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन करने लग गया, ठीक है। इसके हमने 2 रीज़न पढ़ लिए थे। हो सकता है कि आर्यन आ गए हो इसलिए डिक्लाइन किया हो, और दूसरा रीज़न था कि वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज की वज़ह से वो एरिया इस प्रकार की हो गई हो कि वहाँ से लोग चले गए हों, ठीक है? ये हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि किस तरीके से आर्यन और आए, किस तरीके से उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, ठीक है? एंड आर्यन कास्ट कौन थे, आर्यन कौन थे, ये सारे टर्म मैंने समझा रखे हैं चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है? इसी को आगे ले जाते हुए आज हम पढ़ते हैं जो हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड। और यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे 4 वर्णा देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बांट रखा था, किस तरीके से बांट रखा था, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले सोसाइटी की बात कर लेते हैं, जहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सोसाइटी की। लेटर वैदिक पीरियड यानी अराउंड, अगर ईयर की बात करूँ यानी 1000 बीसी से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड मान के चलना, ठीक है। और थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, कोई बात नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं। सोसाइटी इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णा, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 4 वर्णा में सोसाइटी ने अपने आसपास की चीजों को डिवाइड कर रखा था, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ेंगे ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रियास के बारे में, वैश्य के बारे में एंड शूद्रास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से पिरामिड बना रखा था, जैसे सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, देन नीचे क्षत्रियास वाले लोग, देन वैश्य लोग, देन शूद्रा लोग। तो ये लोग है कौन से, ठीक है। इन्होंने डिवाइड कर रखा है कास्ट बेसिस पे, ठीक है। ये हमारा जो बोल सकते हैं धर्म के बेसिस पे, तो ये है कौन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्रह्मास थे ना, ये प्रीस्ट होते थे, ठीक है। यहीं पे अगर क्षत्रियास थे वो रूलर्स होते थे, एंड द वेश्यास जो थे, जो कल्चर मतलब जो लैंड वगैरह में काम काम करते थे या फिर ट्रेड करते थे, आर्टिसंस, ये छोटे मोटे लोग जिनको कहते हैं, ये थे उस टाइम में वेश्यास। एंड यही शूद्रास की बात करें तो वो थे जो सर्व करते थे अपर 3 क्लासेस को, ठीक है। तो किस तरीके से सोसाइटी में उस टाइम पे इन इक्वालिटी डेवलप हुई, ठीक है। यानी किस तरीके से लोग अपने ऊपर रखते थे, नीचे रखते थे, ये चीजें भी हमें देखने को मिलेगी आगे। द ब्राह्मणास influence was strengthened by the rapidly developing cult of sacrifices। यही नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द वैदिक jurists felt compelled to tie the society with certain concerned and rigorous rules and regulations। तो यहाँ पे हमें परफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिला है। जैसे कि जो शूद्रास के लोग हैं उनकी एक लिमिट होती थी, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकते थे। देन वेश्या का अलग था, क्षत्रियास का अलग था। सबके यहाँ पे अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हमें वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। यहीं पे नेक्स्ट पढ़ते, फॉर दिस दे इन्वेंटेड सेवरल कल्चरल स्ट्रक्चर्स सच एज वर्णा सिस्टम, मैरिज सिस्टम, संस्कार एक्सेट्रा। इसी चीज के लिए उन्होंने इतने सारे अपने अलग अलग तरीके से क्या कर रखे थे, डेवलप कर रखे थे सोशल स्ट्रक्चर को, कि किस तरीके से वो वर्णा सिस्टम में परफॉर्म करने वाले हैं, मैरिज उनका किस तरीके से परफॉर्म होगा, उनका क्या रिचुअल्स है, ठीक है। तो ये सारे, ये जो 4 वर्णास है ना, इनमें अलग अलग तरीके से डिवाइड थे। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषर्ता। पुरुषर्ता क्या है? Purusharta, every man was expected to follow 4 key responsibility in his life.
दैट इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो पुरुष शर्त क्या है? मनुष्य के जीवन में 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, 4 गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ अगर यहाँ पे लिख लिया जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे पिरामिड, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे बना लेते हैं। 4 गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, दैट इज सबसे नीचे वाले पे आ जाता है अर्थ, काम, धर्म एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोक्ष। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अर्थ का मतलब सिक्योरिटी, काम, प्लेजर एंड मोक्ष का मतलब तो पता है, लिबरेशन। अच्छा ठीक है, ये जो मोक्ष है ना, इसकी भी अपने अपने वर्ड है। जैसे हिंदू में हम कहते हैं मोक्ष, ठीक है, याद रखना, हम हिंदू में क्या कहते हैं? इसे मोक्ष कहते हैं। ठीक है, यही अगर जैनिज्म में बोलूं तो जैनिज्म में इसका नाम हो जाता है केवल, केवल ज्ञान। ठीक है, यहीं पे अगर बुद्धिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इसका नाम बुद्धिज्म में हो जाता है सैल्वेशन। ओके, तो ये भी हमारे टर्म है जो कि आपको बार बार देखने को मिलेगा एंड लगेगा ये मैम ने पढ़ाया नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हिंदू जैसे हम हिंदू में मोक्ष कहते हैं, जैनिज्म में उसे कहते हैं केवल ज्ञान, एंड यही बुद्धिज्म में आ जाता है सैल्वेशन। ठीक है, तो 4 गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ हमने पढ़ लिया, जो कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये हमारे हो जाते हैं अर्थ, जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी, काम, प्लेजर एंड धर्म, एंड देन लास्ट वन इज मोक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से होता है 1 2 3 4। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये कहाँ पे फाउंडेड है? तो ये हमारा ज्वाला उपनिषद में फाउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट डाल लेते हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ फाउंड इन ज्वाला उपनिषद। ओके, यहाँ पे ओके, उपनिषद, तो ये भी याद रखना। यहीं पे आप बात करें, चलो इसके आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया। तो ये मैंने बता दिया पुरुषर्ता के बारे में, जहाँ पे लिखा गया था कि एवरी मैन वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ चतुराश्रम। तो व्हाट इज चतुराश्रम? यहाँ पे देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ चतुराश्रम मीन्स दैट अ पर्सन स्पैन ऑफ लाइफ इज split into 4 segment or ashram, each with its own set of responsibility based on his age। यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरीके से उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्भर होती जाएगी, उसको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमेशा एक एज होता है, सर्टेन एज तक कोई काम होता है। ठीक है, उसके बाद आप मैच्योर होते हो, उसके बाद आपके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, तो वो सारी चीजें हमें करती रहनी चाहिए एंड लेती रहनी चाहिए। ठीक है, यहीं पे अगर ब्रह्मचार्य की बात करें तो ब्रह्मचार्य के बारे में तो सबने सुना ही होगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ पर्सन लाइफ इज रेफर्ड to as brahmacharya, which is spent in celibate, supervised, sober, and the pure reflection under guidelines of a guru। तो ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द माइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, इन दिस फेज द पीपल स्टडीज इन गुरुकुल्स। तो यहाँ पे जो लोग थे ना, वो ये गुरुकुल क्या है? स्कूल है। ठीक है, जहाँ पे ये लोग पढ़ते थे। एंड गुरु तो पता ही है, यहाँ पे गुरु किसे कहते हैं? टीचर्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये वर्ड में कभी कंफ्यूज मत होना, रही इतना बड़ा वर्ड ये क्या होता है? सिंपल मीनिंग है, बस ध्यान में रखना। यही बात कर लेते हैं गृहस्थ के बारे में। ये क्या होता है? इट इज अ हाउस होल्डर स्टेज ड्यूरिंग विच वन marries and satisfying calm and earth in both married and professional lives। During his phase, a person is also expected to discharge his responsibility toward his family and children। ठीक है, तो ये सिंपल भाषा में लिखा गया है गृहस्थ के बारे में। एंड व्हाट इज अ रोल ऑफ आफ्टर मैरिज, ये सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। यहीं पे अगर बात करें वनाप्रस्थ, तो ये क्या हो जाता है? वनाप्रस्था इज अ गार्ड ग्रेजुअल डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड which involves the renouncement of
responsibilities of one's children, investing more time in religions, tradition and going to a holy pilgrims। तो यहाँ पे बना वास्तव में कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टुवर्ड चिल्ड्रन, रिलीजन, ये सारी चीजें हो जाती है, इनको हम कहते हैं वर्ना प्रस्था के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादातर आए नहीं है, बस ये की टर्म्स एक बार याद होने चाहिए कि हाँ ये नाम सुनते ही याद आ जाए कि वन प्रस्था यानी चिल्ड्रन से रिलेटेड है, गृहस्था यानी आफ्टर मैरिज। यहीं पे बात करें संन्यास, तो संन्यास के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इट इज एन ascetic period, one renouncing all worldly detachment to find a divine in solitude by detaching from worldly existing and peacefully shedding the body for moksha। and संन्यास लोग ले लेते हैं ना पूरे मोह माया से दूर रह के अपने लिए जीते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है सन्यासी में। यहीं पे बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कारस। तो संस्कारस क्या होता है, संस्कारा बोलो, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रेडिटेड बाय जूरिस्ट टू प्रोवाइड सोशल रिलीजन सैंक्शन टू एनी स्टेज ऑफ person's physical and physiological growth, as well as a need for his social commitment from his embryo stage to his death. Every aspect of his life was sanctioned by such संस्कारण। देन यहाँ पे अगर इसकी मतलब देख ले, यहीं पे अगर बात करें हम कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कार यानी किसी व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए जितनी भी जस्टिस चीजें या फिर उसके जो सोशल वर्क में उसका क्या प्रदान है, ठीक है, क्या उसकी वो क्या कह सकते हैं मतलब क्या रोल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। यही हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण सिस्टम, तो इन द लेटर वैदिक पीरियड वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम बिकम हेरिडेटरी। ये हमें देखने को मिलेगा, यानी जिसका मतलब है वरना किस तरीके से बेस है। तो ये याद रखना आपका बर्थ कहाँ हुआ है, ठीक है। अगर आप एक शूद्रा की फैमिली में बर्थ हो तो आपको शूद्रा ही माना जाएगा। अगर आप वैश्य या फिर आप मान लो यहाँ ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो तो आपको ब्राह्मण माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वहां पे वर्णा सिस्टम देखने को मिला है, विच मीन दैट अ वर्णा मेंबरशिप वाज डिपेंडेंट ऑन बर्थ। द सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली, ठीक है। जहाँ पे पैदा होते जाते हैं वहीं का कास्ट बेस चलते जाता है। एंड इस स्ट्रक्चर्स लैक्ड मोबिलिटी एंड फिजिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। फोर स्पेसिफिक कास्ट बिकम प्रोमिनेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड विच वी नो। यहाँ पे फोर वैदिक जो हमारे फोर वर्णास थे वो कौन थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ओके, यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे इन द लेटर वैदिक पीरियड। द ब्राह्मण कास्ट वाज द मोस्ट सुपीरियर एंड इंटेलेक्चुअल कास्ट। ये तो हमें देखने को मिला है, क्योंकि अगर ब्राह्मण है सबसे ऊपर में है तो ये सबसे ज्यादा क्या मोस्ट सुपीरियर एंड द इंटेलेक्चुअल क्लास हो जाएंगे। एंड द मेन ऑक्यूपेशन फॉर दोज बिलोंगिंग टू अ ब्राह्मण सिस्टम वाज टू परफॉर्म वेरियस सेरेमनीज एंड यज्ञ। ओके, यहीं पे अगर क्षत्रियास की बात कर ले, द कास्ट बिकम नेक्स्ट आफ्टर अ ब्राह्मण कास्ट। ये हमें पता है यहाँ पे होता है, ये हो गए हमारे ब्राह्मण। देन यहाँ पे आ जाते हैं हमारे क्षत्रियास, देन आते हैं वैश्यास, ठीक है। तो पहले क्षत्रियास के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षत्रियास कास्ट केम नेक्स्ट आफ्टर ब्राह्मण कास्ट। ये हमें देखने को मिलता है। दोज बिलोंगिंग टू अ फॉर्मर वर कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन वॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ किंग। ये सारे क्षत्रियास के काम थे, ठीक है। अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना, वॉर में लड़ना, एडमिनिस्टर करना, ये सारे क्या थे, क्षत्रिया के काम थे। यहीं पे नेक्स्ट अगर बात करें वेश्या के क्या काम थे, तो यहाँ पे देखते हैं वेश्यास के क्या काम थे। दिस वेश्यास इंक्लूड अ टैक्स पेयर, मर्चेंट्स, या हमने ऊपर पढ़ा ट्रेडिंग, फार्मिंग, बिजनेस, ये सारी चीजें जो करते थे उनको हम वहां पे वैश्यास कहते थे, ठीक है। द थ्री ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास आर कंसिडर्ड ट्रेवर निकास। तो ये भी याद रखना, ये ट्राई वर्णिकास किसे कहते थे, तो ट्राई वर्णिकास सिंपल सी बात है, जो ऊपर के तीन आ रहे हैं यानी ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, तो इनको हम कहते थे मीन्स ऑफ हायर वर्णास। यानी इसका मतलब क्या है, जो हमारे हायर वर्णा पे रिले कर रहे हैं। यहीं पे अगर शूद्रा की बात करें तो यहाँ पे इनको वीक, लोअर, इस तरीके से समझा गया है, ठीक है। द पीपल बिलोंगिंग टू दिस कास्ट वर कंसर्न अनटचेबल, ठीक है। यानी इस कास्ट से जो बिलोंग करता था उसे अनटचेबल कहा जाता था, समझा जाता था। The idea of untouchables begins to emerge from the notion of pure, sorry, purity alongside these four varnas and it become heredity too। यानी यहाँ पे अगर जो अनटचेबिलिटी में जो बर्थ लेता है यानी वो भी
शुद्रा हुआ यानी वो भी अनटचेबल हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है? यही बात कर लेते हैं अब कुछ हैबिट्स यानी यहाँ पे जो कुछ डाइटरी हैबिट थे उनके बारे में। तो यहाँ पे dietary practices from a early Vedic era persisted into a later Vedic period as well as during this time. However, the some proportion of non-vegetarian food increased and यहाँ पे हमें देखने को मिला कि non-vegetarian बढ़ते हुए, ठीक है? हमने ऋग्वेदिक में देखा किस तरीके से वो लोग सैक्रिफाइसेस करते थे, अपने गॉड्स को पूजते थे, चाहे वो हमारे नेचर और नेचुरल फोर्सेस को पूजते थे, ठीक है? वहाँ पे ज़्यादातर जो थे वेजिटेरियन थे एंड यहाँ पे हमें नॉन वेजिटेरियन फूड इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। दिस वॉज द टाइम ऑफ अ वेदिक sacrifices which were massive and time consuming. Animals were sacrificed on a large scale during such occasions. एनिमल्स कोई ओकेशन होता था वहाँ पे एनिमल का सैक्रिफाइस देखने को मिला, ठीक है? यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि इनको देंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम में मानने लगे थे लोग। सिमिलरली टू द अर्ली वैदिक पीरियड, द वैदिक पीपल फॉलोड अ पैट्रियार्की फैमिली सिस्टम। इंटरवर्ना मैरिज वर फ्रॉम्ड अपॉन ड्यूरिंग दिस पीरियड, वेयर ए सिमिलर गोत्र फैमिली मैरिज वर फॉरबिडेड। तो अगर हम अर्ली वेदिक की बात करें तो वहाँ पे हमें सिमिलर गोत्र वाले चीज़ें नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे हमें सिमिलर गोत्र में मैरिज होना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो शूद्रा से तो कभी मैरी कर ही नहीं सकता ना। तो यहीं पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है? किस तरीके से वहाँ पे मैन डोमिनेटेड आने लगा था, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ चलते हैं। मैरिज एट वेल ऑन द अदर हैंड वर discredited by jurists in order to maintain the patriarchy family system. ये सारी चीज़ छोड़ो, अब चलते हैं रिलीजन पे, जो कि मेन था। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड अ ग्रेट चेंज वर विटनेसेस इन द रिलीजियस सेगमेंट। यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, देखते हैं क्या चेंज है। न्यू गॉड एंड गॉडेस इमर्ज ड्यूरिंग दिस फेज। यहाँ पे हमें नए गॉड एंड गॉडेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रिचुअल्स भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं पे कुछ घट रहे हैं। चलो इनके बारे में भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि द गॉड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, हमने वहाँ पे वरुण, इंद्र, अग्नि, उषा, सूर्य, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लॉस देयर सिग्निफिकेंस, यानी यहाँ पे वो उन चीज़ों का प्रेजेंट नहीं है, ये लोग प्रेजेंट नहीं है। यहीं पे अगर बात करें तो विष्णु एंड प्रजापति बिकम सिग्निफिकेंट गॉड, तो यहाँ पे याद रखना द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विष्णु एंड प्रजापति को ज्यादा सिग्निफिकेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था इस टाइम यानी लेटर वैदिक पीरियड में। शिवा इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी विष्णु, प्रजापति, शिवा, ठीक है? ये सारे गॉड इस टाइम में हमें देखने को मिले थे। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सेक्रीफाइसेस बिकम मोर इम्पोर्टेंट एंड प्रेयर। तो हमने पढ़ा था ऋग वैदिक पीरियड में प्रेयर इज अ मोर इम्पोर्टेंट, एंड यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिल रहा है कि सेक्रीफाइसेस जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था देन प्रेयर। ओके, यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस, सॉरी एनिमल सेक्रीफाइसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने मिलेगा। द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रेयर डिमिनिश्ड एंड द रिचुअल बिकम मोर इलाबोरेट। The citizens were advised that if they followed the sacrifice law, the god would have no chance but to favor the performers. The variety of sacrifices increased in number due to a firm belief that a god was sacrificed by various years. यानी यहाँ पे ये बिलीव करने लगे थे लोग कि अगर हम ये परफॉर्म करेंगे तो हमें गॉड ये देगा, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कह सकते हैं इस एक तरीके से गलत था एनिमल सैक्रिफाइस, ठीक है? तो ये देखने को मिला है। यही थर्ड पॉइंट कह रहा है बिसाइड्स मैजिक सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ बिकम पार्ट ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये तो एक तो ब्लाइंड फेथ ही तो है, ह्यूमन को एनिमल सेक्रीफाइस करना एक अपने रिलीजन पर्पस के लिए, तो ये तो एक तरफ से ब्लाइंड फेथ ही है ना। यहीं पे हमें मैजिक्स, सुपरस्टिशंस, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिल गई, जहाँ पे प्रीस्ट डिवोटेड देमसेल्फ टू फाइंडिंग अ हिडन मीनिंग ऑफ वेरियस राइट्स एंड द रिचुअल्स। द priestly class grew in authority and they were able to assert the laws of rights and ritual। तो यहाँ पे priest dominated भी देखने को मिला कि वो बताएंगे कि अब rights and rituals क्या है, ठीक है? People began to have a firm belief in rites and sacrifices. Buddhists and Jains involved toward the end of the period as a result uh, ऑफ द ऑर्थोडॉक्सी। ओके, तो यहाँ पे हम लेटर ऑन पढ़ेंगे बुद्धिज्म जैनिस के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से रिलीजन पर्पस को चेंज किया, ठीक है? किस तरीके से उन्होंने बोला कि हमें
एनिमल को सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक शांत तरीके से भी मन से भी कर सकते हैं प्रे, ठीक है? ये चीज़ हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, वुमन का क्या स्टेटस था लेटर वैदिक पीरियड में? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वुमन का स्टेटस जो था, ये ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिला। जहाँ पे हमने देखा ऋग वैदिक पीरियड में एक वुमन का जो स्टेटस था अपग्रेड हुआ था, वहाँ पे उनको सभा के लिए बुलाया जाता था, ठीक है? यहीं पे हम देखेंगे कि स्टेटस ऑफ वुमेन यहाँ पे डिक्लाइन करने लगा था। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा नहीं है लेकिन आप अपनी कॉपी में लिख लेना। अकॉर्डिंग टू ऐतरेय ब्राह्मण ना, तो ये इनके बारे में आप पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक है, बार-बार। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो थे ये कहते थे डॉटर जो होती है वो सोर ऑफ मिस्री होती है, यानी दुःख की होती है, एंड यहीं पे सन जो होता है वो प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली होता है, ठीक है? तो ये बताओ उस टाइम पे ये कहते थे एक वुमन के पर्सपेक्टिव से, तो ये कहते थे कि जो डॉटर होती है वो क्या करती है? वो होती है सोर्स ऑफ मिस्री, यानी दुःख, एंड जो सन होता है वो प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली, ठीक है? उस टाइम में यहाँ पे दिया गया है। एंड यहीं पे अगर बात करें अकॉर्डिंग टू मित्रयानी संहिता, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मित्रयानी संहिता, ये क्या कहते थे कि यहाँ पे हमारे समाज में 3 इविल है, ठीक है? 3 शैतान है, और वो कौन-कौन से हैं? एक है अल्कोहल, लिक्वर, दूसरा है वुमन, ठीक है? एंड तीसरा आ जाता है डाइस। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि समाज में 3 इविल है, दैट इज लिकर, वुमन, डाइस, ओके। एंड यहीं पे अगर ऐतरेय ब्राह्मण की बात करें तो वो मानते थे कि डॉटर इज द सोर्स ऑफ मिस्री यानी दुख, एंड द सन इज प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली, ओके। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल गया कि वुमन का स्टेटस तो भाई डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अनलाइक द स्टेटस इंजॉयड इन द ऋग्वेदिक, यहाँ पे हमने देखा ऋग्वेदी में कितना अच्छा माहौल था वुमेन्स को लेके, यहीं पे डिक्लाइन हो गया। Women were not allowed to participate in a public gathering such as सभा एंड समिति, एंड यहाँ पे ये रोक टोक जारी हो गया कि यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया सभा एंड समिति के लिए। जहाँ पे हम ऋग्वेदिक में हमने देखा था कि वुमन सभा एंड समिति में भी अलाउ थी पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिक्लाइन यानी यहाँ पे तो अलाउ ही नहीं है। They were deprived of their rights to various ceremonies such as उपन्यास ceremony। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दीज न्यूअर लिमिटेशंस ऑन वुमेन वर सैंक्शनड बाय रिलीजन, एंड यहाँ पे वर सैंक्शनड बाय रिलीजन भी देखने को मिला। चाइल्ड मैरिजेस बिकम कॉमन, बताओ, चाइल्ड मैरिज भी होने लग गया अब तो। हर राइट टू एजुकेशन वाज रिवोक्ड व्हेन शी मैरिड एट अ यंग एज, अगर वो छोटी उम्र में ही शादी कर लेती है तो वहाँ जो उसकी पढ़ने की राइट है वो भी छिन जाती है। फर्दर मोर वुमेन्स वर सपोज टू बी फुली चेस्ट एज इट इज कंसिडर्ड अ फैमिली ऑनर, एंड यहाँ पे वुमेन का जो ना एक फुल्ली चेस्ट है, यानी उसको प्योर रहना पड़ेगा। उस अगर वो एक अपनी फैमिली के ऑनर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो गलत करती है तो फैमिली का नाक कट रहा है, ये सारी चीजें उस टाइम में बहुत कॉमन थी, ठीक है। अ वुमन वाज सपोज्ड टू प्रैक्टिस मोनोगैमी व्हाइल हर हस्बैंड वाज फ्री टू हैव मोर देन वन वाइफ, यानी वुमन जो कि सिर्फ एक ही बार शादी करेगी, लेकिन अगर उसका हस्बैंड है तो वो बहुत बार अपनी बीवियां मतलब बहुत बार शादी कर सकता है, ठीक है? बहुत सारी बीवियाँ ला सकता है, लेकिन वुमन है वो एक ही शादी करेगी। उस टाइम में ये चलता था। हर सोशल मोबिलिटी वाज़ आल्सो लिमिटेड, effectively imprisoning her in her home. She had no choice but to stay at home and work as a housewife. Remarriages was also prohibited. यहाँ पे remarriages prohibited था। सती प्रथा देखने को मिलेगी। Forces her to live as a widow until she died. यहाँ पे सती प्रथा भी नहीं, यहाँ पे क्या था कि विडो की जिंदगी, यानी उसको रीमैरिज नहीं करना पड़ेगा, एकदम सादी जिंदगी उसको डेथ तक जीनी पड़ेगी। हिंस वुमेन लॉस्ट देयर ऑनर्ड पोजीशन इन सोसाइटी, तो यहाँ पे बहुत ही गंदा पोजीशन था वुमेन का, जो कि हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिला है, ठीक है। लेटर हम बात करते हैं आगे क्या करते हैं।
यहीं पे अगर एक छोटा सा कंक्लूजन दूं, सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ सोसाइटी, रिलीजन एंड द स्टेटस ऑफ अ वुमन इन द लेटर वैदिक पीरियड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेटर वैदिक पीरियड के बारे में मेंस में बता लें, उसकी क्या सोसाइटी इमेज थी, रिलीजन था, स्टेटस ऑफ वुमन क्या था, तो ये आप पूरी पॉइंट्स बता सकते हैं। वी कैन सी हाउ द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वर्नास एंड हाउ द स्टेटस ऑफ वुमेन स्टार्टेड डिटरेटिंग इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला किस तरीके से, जहाँ पे ऋग वैदिक में बहुत ही अच्छा स्टेटस था वुमन का, वहीं पे डिक्लाइन हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे तो आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड हो गया। चलो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ हिंदू मैरिज, छोटे छोटे बता देती हूँ जैसे जो काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना टाइप ऑफ हिंदू मैरिज। एंड हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं टाइप ऑफ हिंदू मैरिज, ये हमें 8 देखने को मिले हैं। ठीक है, यानी 8 टाइप ऑफ हिंदू मैरिज बताए गए हैं उस टाइम में, मैरिज यानी विवाह। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है ब्रह्म मैरिज। ब्रह्म मैरिज यानी गिविंग गर्ल टू अ मैन विद डाउरी। ठीक है, जो कि आज भी चलता आ रहा है, गिविंग गर्ल टू अ मैन विद डाउरी। ठीक है, यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हिंदू मैरिज यानी ये हो जाता है देव एंड देवा मैरिज। यहाँ पे क्या होता है, गिविंग गर्ल टू प्रीस्ट इन लिeu ऑफ हिज फीस। बताओ, यहाँ पे प्रीस्ट को दिया जाता है बिकॉज एक फीस की तरीके से। ठीक है, तो ये चीज भी हमारी गलत थी उस टाइम में। यहीं पे बात कर लेते हैं अर्श मैरिज किस तरीके से थी। तो उस टाइम में अर्श मैरिज थी गिविंग गर्ल टू अ मैन आफ्टर accepting bride price। ओके, एंड यही नेक्स्ट मैरिज की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है अर्षा प्रजापत्य। ठीक है, तो यही था, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रही, एक बार नेट पे सर्च कर लेना। ये जहां तक मुझे याद है अर्षा प्रजापत्य ही था, जहाँ पे हम क्या करते थे, गिविंग गर्ल टू अ मैन, गिविंग गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग, विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। ओके, यही नेक्स्ट बात करें गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह तो नाम सुन के ही सबके फेस पे स्माइल आया होगा, बिकॉज ये विवाह तो सब करना चाहते हैं, बस फैमिली नहीं मानती है ना। यहीं पे बात कर लेते हैं गांधर्व विवाह, यानी यहाँ पे क्या होता है, लव मैरिज। ओहो, ठीक है, एंड यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब असुर विवाह। असुर विवाह कोई नहीं करेगा कभी असुर विवाह। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल, मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल। ओके, यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, यहाँ पे क्या होता था, मैरिज विद डॉटर ऑफ, तो यहीं पे हमने देखा राक्षस विवाह किस तरीके से होता था, यानी मैरिज विद अ डॉटर ऑफ अ डिफीटेड किंग और किडनैप किंग। ठीक है, यहीं पे जो पाइशच मैरिज था वो कैसे था कि हम मैरिज ऑफ टू अ वुमन, मैरिज टू अ गर्ल आफ्टर सेड्यूसिंग और रेपिंग हर। ठीक है, तो ये हमने 8 मैरिज पढ़े किस तरीके से दिया गया है हिंदू मैरिज में। एक था ब्रह्म, देव, अर्श, अर्श प्रजापति, नेक्स्ट गंधर्व, असुर, राक्षस और प्रेषा। कभी करना हो मैरिज तो गंधर्व करना, और साथ ही साथ आश्चर्य प्रजापत्य, ये मैरिज करना, गिविंग अ गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। ठीक है, ये 2 मैरिज बहुत अच्छे हैं, बाकी सारे मैरिज मैरिज जो गिवन है यहाँ पे वो बहुत ही मतलब हाँ आउटसाइडेड है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये पे नेक्स्ट बात करेंगे अब
आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने कवर कर लिया लेटर वैदिक पीरियड। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद भी क्या हुआ था, ठीक है। तो आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है 16 महाजनपदास, ठीक है, जो कि किसके द्वारा, अच्छा, तो ये जो 16 महाजनपदास मिले हैं हमें, तो ये इसका सोर्सेस क्या था, ठीक है। तो इसका सोर्सेस था अंगुत्तरा निकाया। तो ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कहाँ से मिले हैं ये। तो सोर्सेस ऑफ निकाया से हमें पता चलता है कि उस टाइम में 16 महाजनपदास थे, ठीक है। तो यही अगर नेक्स्ट पॉइंट देखूं, तो यहाँ पे हमें राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी देखने को मिला, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अर्बनाइजेशन सेकंड भी हमें देखने को मिली है, राइज ऑफ अर्बनाइजेशन जेशन सेकंड, ओके। यहीं पे यहाँ पे बात हो रही है 16 महाजनपदास अंगुतारा निकाया, अ बुद्धिस्ट स्कल्पचर मेंशन 16 ग्रेट किंगडम और महाजनपदास एट द बिगिनिंग ऑफ 6th century BCE in India. Okay, here they emerged during the later Vedic period. Okay, Vedic age. The history of the emergence of Mahajanpadas can be linked in the development of Eastern Uttar Pradesh and Western Bihar during the 6th to 4th century BCE. ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे हम बात करेंगे वेयर एज एग्रीकल्चर यहाँ पे फ्लरिश देखने को मिला है बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, ठीक है। आयरन प्रोडक्शन भी बढ़ा है और साथ ही साथ हमें आयरन और की चीज़ें जो है वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में नज़र आएगी। दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द जनपदास, ठीक है। जहाँ पे हम जनपदास के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें महाजनपदास देखने को मिलेंगे लेटर ऑन 16 हाईली डेवलप्ड रीजन। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इमरजेंस ऑफ महाजनपदास फ्रॉम जनपदास। तो ये आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं जहाँ पे मैंने सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे बस पॉइंट्स गिवन है जो मैंने ऊपर समझाए हैं। यहीं पे हम देखेंगे, अगर मैप देखें तो वो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोसाला कहाँ है, काशी कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यूपी प्लस बिहार की चीज़ों में हमें 16 जनपदास देखने को मिलेगी। यहीं पे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से थे, जगह का नाम, ठीक है, उनका कैपिटल क्या था, लोकेशन क्या था, और साथ ही साथ उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला है अंगा। अगर मैं मैप में ले चलूँ आपको एंड यहाँ पे हम देखें कि अंगा कहाँ है, तो वो है हमारा, यहाँ पे है कुरु, मत्स्य, पंचाला, कोसाला, ओके। अच्छा, तो ठीक है, इस मैप में यहाँ पे अंगारा नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, ओके, चलो कोई नहीं। तो एक बार आप गूगल कर लेना कि अंगा जो महाजनपद था वो कहाँ पे था, ठीक है। तो अगर हम अंगा की बात करूँ तो इसका कैपिटल था चंपा, ठीक है। ये हो जाता है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और साथ ही साथ इसका मॉडल लोकेशन बात करें तो ये था मुंगूर एंड भागलपुर। अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो अंगा महाजनपदास फाइंड्स रेफरेंस इन द महाभारत एंड अर्थवेदा। तो महाभारत एंड अर्थवेदा का भी अगर इसमें बात करूँ तो यहाँ पे भी अंगा जगह की नाम ली गई है, ठीक है। यानी ये जो प्लेस है इसके बारे में यहाँ पे भी मेंशन है, रेफरेंस है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिम्बिसार, अब बिम्बिसार कौन से रूलर थे ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, जहाँ पे हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध की, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिम्बिसार इट वॉज टेकन ओवर बाय मगध एम्पायर। इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो आज के टाइम में ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बिहार एंड वेस्ट बंगाल के लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स कैपिटल चंपा वॉज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ गंगा एंड द रिवर चंपा रिवर। एंड यही लास्ट पॉइंट गिवन है हमें, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, ओके, ऑन द ट्रेड रूट एंड मर्चेंट सेल। तो ये हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया के लिए थी, तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी थी अंगा, ठीक है। तो अंगा के बारे में हमने कुछ कुछ पॉइंट जान लिए, जैसे कि अंगा का मेंशन हमें महाभारत अथर्ववेद में भी देखने को मिलता है। बिम्बिसार के बाद यहाँ पे मगध ने इसे टेक ओवर कर लिया था। एंड यहीं पे तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आज के समय में ये बिहार एंड वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे
फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ये चंपा एंड चंपा रिवर एंड गंगा के रिलेटेड ही इसका कैपिटल रखा गया था। एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट कह रहा है कि ये एक कमर्शियल सेंटर था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बिकॉज ये कनेक्ट कर रहा था हमें साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, यहीं पे हम बात करते हैं अगध के बाद। हाँ, अगध, यहाँ पे मगध होगा, ठीक है, यहाँ पे। ओके, हमने देख लिया अंगा, जो कि आज के समय पे बिहार एंड वेस्ट बंगाल में है, वो चंपा से रिलेटेड है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं मगध के बारे में, ठीक है। अब मगध जिसकी कैपिटल थी उस टाइम में राजगृह या फिर गिरिव्रजा कर लो, ठीक है। यहीं पे ये आज के समय में अगर लोकेशन की बात करो तो वो हमारे गया एंड पटना ही आ जाता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है बिकॉज मगध फाइंड्स मेंशन इन द अथर्व वेदास, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अथर्व वेदास में भी मेंशन देखने को मिला है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट गिवन है, इट वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार क्लोज टू अंगा, डिवाइडेड बाय रिवर चंपा। तो आज के समय में देखो तो यहाँ पे अंगा है, ठीक है, यहाँ पे रिवर चंपा है और यहाँ पे मगध है। तो इस तरीके से ये आस पास में ये बिहार के सट के, ठीक है, बिहार में। लेटर मगध बिकम अ सेंटर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन राजगृह। ये जब मैं बुद्धिस्ट की काउंसिल पढ़ाऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारी बुद्धिस्ट की टोटल 6 काउंसिल थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है जो पहली 4 काउंसिल है, ठीक है। कहाँ पर हुई है, कौन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, क्या उसमें चेंजेस हुआ था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम लेटर ऑन वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये याद रखना, जो सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हमारी राजगृह में हुई थी, ठीक है। यहीं पे मगध जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंटर ऑफ जैनिज्म, ये भी देखने को मिला था। यहाँ पे 3 पॉइंट है। पॉइंट्स जो होते हैं ये ज्यादातर रटने वाली चीजें होती है, बिकॉज ये तो सारी चीजें हो गई है ना, बस आप एक बार पढ़ रहे हो, ठीक है। यहीं पे आप काशी की बात करो तो काशी, जिसका कैपिटल काशी था, ठीक है, यहीं पे इसका प्लेस की बात करो तो ये बनारस में है। एंड यहीं पे आज के समय में ये बनारसी में ही लोकेटेड है। एंड दिस सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम रिवर वरुणा एंड असी, as cited in मत्स्य पुराण, ठीक है। तो वरुणा प्लस आ से रिवर वरुणा, वरुणासी, ठीक है। कितना अच्छा ये बनारस जो बना हुआ है, आज पता चला होगा बहुत लोगों के बनारसी नाम क्यों है, बिकॉज ऑफ रिवर वरुणा एंड आसी। एंड काशी वॉज कैप्चर्ड बाय कोसाला। तो लास्ट में हमें देखने को मिलेगा जो काशी को है कैप्चर कर लेते हैं कोसाला डायनेस्टी, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं वत्स्य, जिसका कैपिटल था कौशाम्बी। अच्छा, यूपीएससी है किसी अदर एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चंस मैं एक एग्जांपल दे दूं, वहां पे आपको दे दिया जाएगा कि 16 महाजनपदास है, उसमें से कोई 4 दे देंगे, ठीक है। जैसे मान लो काशी, मगध, वत्स्य, कुरु, क्षेत्री, ये सारी दे दे, और इसके सामने हमें देखने को मिलेगा इनके कैपिटल्स, और वहां पे मैच दे देते हैं, या फिर कभी कभी स्टेटमेंट लिख देंगे कि मत्स्य, वत्स्य का कौशाम्बी है, काशी का काशी है, मगध का राजगृह है। एंड हमें दे देंगे अवंतिका तक्षशिला है, तो हमें पता है कि अवंतिका तो उस टाइम में क्या था, उज्जैन था ना। तो वो हमें पता ढूंढने को दे देते हैं कि किस कौन सा गलत है, ठीक है। इस तरीके से देते हैं कौन सा गलत है, कौन सा लाइन गलत है, या फिर मैच दे देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी, या आज के समय में वो चीज कहाँ पे है, या फिर किसने बाद में उसे कैप्चर कर लिया था, कौन डिफीट कर रहा था, ठीक है, फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, ये सारी चीजें रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे हम चल रहे थे वत्स्य के बारे में, तो वत्स्य का जिसका कैपिटल है कौशाम्बी, ठीक है। यहाँ पे याद रखना वत्स्य, कैपिटल कौशाम्बी, एंड ये इलाहाबाद में है। वत्स्य इज ऑल्सो नोन एज वमसा, इनको हम वमसा के नाम से भी जानते हैं, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो यहाँ पे यमुना रिवर के पास में देखने को मिलता है। दिस महाजनपदास फॉलो द मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पे जो गवर्नेंस देखने को मिल रही है ये मोनार्किकल थी, न कि रिपब्लिक थी, ठीक है। द कैपिटल वॉज कौशाम्बी विच वॉज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। दिस वॉज सेंट्रल सिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स रीड आउट करके जाना। यहीं पे कोसाला की बात कर लेते हैं। तो कोसाला जिसका 2 कैपिटल था, एक नॉर्दर्न में था, एक साउथर्न में था, ठीक है। नॉर्दर्न में जो था उसका नाम था श्रवस्ती, एंड यहीं पे अगर जो साउदर्न में था उसका नाम था कुशावती, ठीक है। यहीं पे ये आज के समय में लोकेटेड कहाँ है, उस टाइम में ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में था, तो आज भी वहीं पे है। इट वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न, अगर आज के समय में बात करूँ, अवध रीजन ऑफ
उत्तर प्रदेश। ओके, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस एरिया ऑल्सो इंक्लूडेड अयोध्या, एन इम्पॉर्टेंट सिटी एसोसिएटेड विद द रामायण, जो कि अयोध्या बहुत ही ज्यादा मेन सिटी एंड इम्पॉर्टेंट सिटी एसोसिएटेड विद द रामायण, ये हमें पता है। यही नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कोसाला ऑल्सो इंक्लूडेड अ ट्राइबल रिपब्लिक टेरिटरी ऑफ साक्या ऑफ कपिला वस्तु लुम्बिनी इन कपिलवस्तु इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये हमें पता है गौतम जी का जो बुद्ध प्लेस था वो कहाँ था, लुम्बिनी में। ठीक है, यही पे इंपॉर्टेंट किंग की बात करूँ तो प्रसन्नजित जो कि बुद्धा से कंटेम्प्ररी थे, ये भी हमारे एक इम्पॉर्टेंट किंग देखने को मिलते हैं कोसाल से। एंड ये कोसाला डायनेस्टी में भी हम पढ़ेंगे। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं शुरा सेना, जिसका कैपिटल था मथुरा। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। दिस प्लेस वॉज अ सेंटर ऑफ कृष्ण वर्शिप एट द टाइम ऑफ मेगाथिस। These there was a dominance of a Buddha followers also। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धा फॉलोअर्स भी देखने को मिले हैं। यहीं पे अगर इम्पोर्टेंट किंग की बात कर ले तो वो है हमारे अवंतीपुरा। यहीं पे नेक्स्ट है कि इसका जो कैपिटल था ये कहाँ पे था, तो ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यहीं पे पांचालक की बात कर ले तो ये इसका कैपिटल था अचत्र एंड कपिल काम्पिल्य। ठीक है, यहीं पे ये आज के समय में और उस समय में भी ये वेस्ट बंगाल पे था। दिस कैपिटल फॉर नदन पांचाला वॉज अचिचत्र, जिसका मॉडर्न बरेली। ठीक है, बरेली सिंपल फॉर्म में याद रखना, बरेली की बात हो रही है। ठीक है, एंड काम्पिल्य यानी जो अभी के समय में कहा है फारुखाबाद में है। ठीक है, अच्छी कहाँ था, अहिर छत्रा जो था वो बरेली है एंड कामपिल्या जो है ये क्या है, फर्रुखाबाद है। ठीक है, तो ये चीजें मत भूलना। यहीं पे बात करें द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वाज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पांचाल। तो यहाँ पे फेमस सिटी हमें कन्नौज भी देखने को मिल रहा है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुरु के बारे में, जिसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ। ये आज के समय में भी कहाँ पे है, मेरठ एंड हरियाणा में है। द एरिया अराउंड कुरुक्षेत्र वॉज अपेरेंटली द साइट फॉर कुरु महाजनपदास। एंड ये हमारे थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इट मूव्स टू रिपब्लिक। यहाँ पे क्या था, रिपब्लिक गवर्नेंस था, ना कि मोनार्की। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ये सारी चीजें दे के पूछ लेते कि यहाँ पे रिपब्लिक था या मोनार्की था। एट द एंड में आपको बता दूंगी कि कहाँ पे रिपब्लिक था, कहाँ पे मोनार्की था। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं द एपिक पोयम द महाभारत tells of a conflict between the two branches of a ring कुरु clan। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं मत्स्य की, जिसका कैपिटल था विराट नगर, जो हमारे जयपुर में आता है। इट वॉज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पंचालाज एट द साउथ ऑफ कुरु। द कैपिटल वॉज एट विराट नगर, जो कि आज के समय में मॉडर्न इसको भैरत कहते हैं। ठीक है, यहीं पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इट इज सिचुएटेड अराउंड प्रेजेंट डे जयपुर अलवर भरतपुर एरिया ऑफ राजस्थान। एंड यहाँ पे जो फाउंडर थे इसके, तो ये थे हमारे विराता जी। यहीं पे छेदी डायनेस्टी के बारे में सुना होगा, जिसका कैपिटल था सोतीवती, बुंदेलखंड रीजन में आता है। ठीक है, एंड दिस साइट इन द ऋग्वेद, इनके बारे में ऋग्वेद में भी बात हुई है। द कैपिटल वॉज, यहाँ पे कैपिटल क्या है, सोतीवती बोल लो या फिर सुक्तिमती बोल लो या फिर सोतीवती नगरा बोल लो। ठीक है, इट्स लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बुंदेलखंड रीजन, यानी ये अभी के समय में बुंदेलखंड रीजन में भी है। एंड यहाँ पे किंग हम पढ़ते हैं शिशुपाल की, जिनको मार दिया गया था। किन्होंने मारा था, तो वासुदेव जो थे इन्होंने ही शिशुपाल जी को मार दिया था। एंड इनके बारे में भी हम लेटर ऑन वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं अवंती के बारे में, जो जिसका कैपिटल था उज्जैन। ठीक है, जो कि हमारे मालवा या फिर मध्य प्रदेश के रीजन में आता है। यही इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। अवंती वॉज सिग्निफिकेंट रिलेशन टू द राइज ऑफ बुद्धिज्म। द कैपिटल ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड एट उज्जैनी एंड महिष्मती। ठीक है, उज्जैनी इसका नॉर्थ साइड में कैपिटल है एंड महिष्मती जो था वो साउथर्न साइड में कैपिटल था। इट वॉज सिचुएटेड अराउंड प्रेजेंट डे मालवा एंड मध्य प्रदेश के साइड में अभी देखने को मिलेगा। एंड द इम्पॉर्टेंट किंग यहाँ पे है प्रद्योता। ठीक है, यहाँ पे फादर इन लॉ थे, फादर इन लॉ ऑफ उदयन द किंग ऑफ वत्स्य। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं गांधर, गांधारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका कैपिटल तो याद ही रखना तक्षशिला है। ठीक है, जो कि रिवालपिंडी में है अभी के टाइम में। द कैपिटल वॉज एट तक्षशिला, प्रेजेंट डे लोकेशन मॉडर्न पेशावर एंड रिवलपिंडी, जो कश्मीर वैली में होता है ना। ठीक है, ये तो अभी मॉडर्न डे कहाँ है, पाकिस्तान एंड द कश्मीर वैली में। गांधारा
इज साइटेड इन द अथर्ववेदा। यहाँ पे अथर्ववेदा में भी बात की गई है इसके बारे में, ठीक है। द पीपल आर हाईली ट्रेन इन द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड साथ ही साथ हम याद रखेंगे इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटी। अभी तक हम पढ़ रहे थे जो हमारी नेशनल कमर्शियल थी, इंटरनेशनल भी थी, वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के साथ थी, एंड ये हमारा इंपॉर्टेंट हो रहा था बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटी, तो ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ याद रखिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट किंग कौन थे, वो थे हमारे पुरुषकरा सरीन, ठीक है। यहीं पे गांधर्व, गांधर्व कह रही, गांधारा वॉज कॉन्क्वायर्ड बाय पर्शियन इन द लेटर पार्ट ऑफ 6th century BCE। तो बाद में इसको किसने कर लिया था कब्जे में, वो थे हमारे पर्शियन, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं काम्बोज की, जिसका कैपिटल है पूंछ, एंड ये अभी कश्मीर एंड पाकिस्तान साइड में आता है। द कैपिटल ऑफ काम्बोज वॉज पूंछ। इट इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ कश्मीर एंड हिंदू कोश। Several literary sources mention that Cambodge was a republic। तो ये मोनार्की नहीं, रिपब्लिक सिटी था, ठीक है, यही महाजनपदास था। कंबोज हैड एन एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछ ले कौन सा ऐसा महाजनपदास था जो कि एक्सीलेंट था ब्रीड ऑफ हॉर्सेस में, तो याद रखना कंबोज। यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं असमाका या फिर अस्साका, जिसका कैपिटल हो जाता है पोर्टली या फिर पोडाना, ठीक है, बैंक ऑफ गोदावरी के साइड में है। यहाँ पे पहला पॉइंट भी यही कह रहा है कि ये बैंक ऑफ गोदावरी के साइड में है। It was the only Mahajanpada situated to the south of a Vidya range and was in Dakshinapथ। तो यही एक ऐसी साइट है, ओनली महाजनपद है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, साउथ ऑफ विद्या रेंज में है, ठीक है। इट इंक्लूडेड द रीजन ऑफ प्रतिष्ठान और पैठान। चलो यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं वज्जी। वज्जी जिसका कैपिटल है वैशाली, ये है बिहार में। नॉर्थ ऑफ गंगा इन द डिवीजन ऑफ तिरहुत वॉज द स्टेट्स ऑफ वजीज। इट इंक्लूडेड 8 क्लेन। यहाँ पे हमें 8 क्लेन देखने को मिला है। द मोस्ट पावरफुल बीइंग द लिच्छावीस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे लेटर ऑन कि लिच्छावीस क्वीन उन्होंने अपना मैरिड अलायंस कैसे बनाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं। यहीं पे बात करें महावीरा बिलोंग टू अ जत्रिका क्लेन, ठीक है। महावीरा कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, तो यहाँ से क्लेन से बिलोंग करते थे। तो इन द वर्जिस वर डिफीटेड बाय अजात शत्रु। ये भी हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं जब हम राइज ऑफ मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मल्ला, जिसका कैपिटल था कुशीनारा, एंड ये अभी यूपी एंड एरिया में है। इट फाइंड्स अ रेफरेंस इन बुद्धिज्म एंड द जैन टेक्स्ट एंड इन द महाभारत। मल्ला वाज अ रिपब्लिक। इट्स टेरिटरी टच द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ वज्जी स्टेट। हमने वज्जी के बारे में पढ़ा ऊपर, इसी के नॉर्दर्न साइड में था ये। कैपिटल कुशीनारा एंड पावा। यहाँ पे कैपिटल कुशीनारा या फिर कुशीनर बोल लो, एंड पावा देखने को मिला है। बोथ कैपिटल आर इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। द बुद्ध took his last meal at Pava and went to महापरिनिर्वाण निर्वाण at कुशीनगर। तो कुशीनगर नाम सुन के कुशीनारा सुन के याद है, यहाँ पे लास्ट मील लिया था, ठीक है, बुद्धिस्ट यानी बुद्धा जी ने, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा नहीं पूरा ही इंपॉर्टेंट हो गया ये तो। एंड यही अगर मैं आपको बताऊं कि मोनार्की में कौन कौन आता है एंड रिपब्लिक में कौन कौन आता है, तो ये हम एक बार लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन पूछ ले तो हम भूल ना पाए। तो यहाँ पे मोनार्की में जो लोग जो महाजनपदास थे वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिख लिया मोनार्की। अरे नार, चलो, जैसे कि सबसे पहला काशी याद रखना, और हमारे को साला, यहीं पे था अंगा, मगध, वत्स, अवंती, अवंती, ठीक है। यहीं पे था गंधर एंड कंबोज, मत्स्य, पांचाला एंड छेदी या फिर सुरासेना, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें रिपब्लिक में कौन कौन आते हैं, रिपब्लिक, तो रिपब्लिक में आते हैं हमारे वजीज, मला एंड असाका, ठीक है।
तो ये हमारे हो जाते हैं रिपब्लिक में। याद करना ईज़ी है बिकॉज़ रिपब्लिक में 3 ही महाजनपदास देखने को मिल रहे हैं, वो है वजीर, मल्ला एंड असाक। यही मोनार्की में सारे बाकी आ जाते हैं, ठीक है? यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अच्छा, गना संगा एंड किंगडम के बारे में दे रखा है यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है? द चीफ ऑफिसर, इसको एक बार आप रीड आउट कर सकते हो क्योंकि गना संगा किसे कहते थे एंड किंगडम किसे कहते थे, ये ज्यादातर प्रीलिम्स में काम आता है। अगर हो सके मेंस में कभी डिफरेंस पूछ लिया जाए तो ये आप रिलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको स्किप करती हूँ एंड हम ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 राइज ऑफ मगध के बारे में, ठीक है? आज हमने क्या क्या कवर किया? आज हमने पूरी लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ लिया। वहाँ पे वुमन का जो स्टेटस था बहुत ही डाउन हो गया था, ठीक है? यही ऋग्वेदिक में कितना अच्छा था। यहीं पे बात के लिए हमने 4 वर्णास की, ठीक है, क्लेन बना के देख लिया किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिली है, ठीक है? यहीं पे 4 गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ देख लिया जो कि अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष है यही। और इसी के साथ-साथ ये सारी सीरीज़ खत्म करने के बाद हमने आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड भी देख लिया, जहाँ पे हम बात कर लेते हैं 16 महाजनपदास की, जहाँ का सोर्सेस पूछ लिया जाए तो वो है अंगुतारा निकाया, ठीक है? यहीं पे अब आगे चलेंगे हम एंड नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा मजा आएगा, वो है राइज ऑफ मगध के बारे में। हम देखेंगे किस तरीके से हर्यंक डायनेस्टी आया, देन उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आया, देन नंद डायनेस्टी आया, नंदा डायनेस्टी, देन देखेंगे नंदा डायनेस्टी किस तरीके से डिक्लाइन हुआ और फिर वहां पे मौर्यन डायनेस्टी आया, ठीक है? तो यहाँ पे हम सीरीज खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।